हमारा टॉपिक रहेगा ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ। जो मैप से बता दूंगी मैं पूरा का पूरा, ये स्थल देख सकते हो। ये भारत की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं, लेकिन राजस्थान की जो है, ये राजस्थान की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ जो जो कौन कौन सी है वो पूरी मैप से और सारे नोट्स भी है। ये सारे नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं, वो भी किस बुक से, सौरभ चौबे की बुक से। मैं अभी बता दूँ आपको। ये देख सकते हो, ये सौरभ चौबे की बुक प्राचीन इतिहास है, जहाँ से ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको ये पाषाण काल का जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल जितना भी था वो दे दिया है सारे नोट्स। अभी हमारा आज रहेगा जो ये ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं। ये देख सकते हो आप, ये ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है, सौरभ चौबे की बुक है। यहाँ से पूरा का पूरा आपको सारे नोट्स मिलेंगे। तो ये भारत की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों के नोट्स हैं, जबकि राजस्थान की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों के जो नोट्स मैंने बनाए ना, ये यहाँ से बनाए, राजस्थान की पैनोरमा बुक से बनाए मैंने। और ये आप देख सकते हो, ये कांस्य युगीन सभ्यता है, ये देख सकते हो आप, तो पूरे नोट्स आप देख सकते हो। ये राजस्थान की है ना, ये कांस्य युगीन सभ्यता है, और ये ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियाँ हैं। ये ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति आप देख सकते हो, ये नोट्स हैं। और ये बुक है, इस बुक से आपको पता है ये बुक अथॉरिटी बुक है, यहाँ से पर्सन बाहर नहीं जाता है। तो ताम्रपाषाणकालीन, ताम्र युगीन या ताम्र युगीन संस्कृतियाँ हैं। कांस्य युगीन संस्कृतियाँ, तो हमारी कांस्य युगीन सभ्यता भी कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। ये देख सकते हो, ये ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ। मानव द्वारा उपयोग की गई जो प्रथम लाई गई वो धातु कौन सी थी? तांबा थी। और उसके बाद कांसा बना था, तांबा और टीन के बाद। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये कांसा बाद में बना था, तांबा पहले बना था। फिर भी ताम्र युगीन सभ्यताएं हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आती हैं, जबकि कांस्य युगीन सभ्यता थी वो तो कांसा तो बाद में बना था। जो सांस्कृतिक जो क्रम है ना, ये देख सकते हो, कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है हमारा। और पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, फिर कांस्य काल, फिर ताम्र पाषाण काल आएगा हमारे यहाँ। जबकि आना कौन सा चाहिए? ताम्र पाषाण काल, क्योंकि तांबे का जो प्रयोग है ना वो पहले हुआ था। तांबा और टीन को मिला के कांस्य किया गया, तो यहाँ ताम्र युगीन सभ्यता आनी चाहिए। जो वैज्ञानिक क्रम है ना, ये है। वैज्ञानिक क्रम को हम कैसे समझते हैं? पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और कांस्य काल। कांस्य काल बाद में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता बाद में थी। लेकिन यहाँ जो हमारे यहाँ जो जितना भी उत्खनन हुआ ना, हम इसका सारा दोष अंग्रेजों को ही मान सकते हैं, क्योंकि हम तो अभी इसके अंदर संशोधन कर ही नहीं रहे। अगर हम संशोधन करें तो रियल तो यही है, लेकिन अभी हमारे वर्तमान में चल रहा है जो प्रशासनिक दृष्टि से है, जो हमारी बुक्स में, वो यही है। तो अभी तो अगर वो एग्जाम में पर्सन आ जाए तो हमें यही करना है। देखते हैं अभी सरकार क्या करती है, चेंज करती नहीं करती। सब इतिहास चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये जो क्रम है ना, ये चेंज नहीं कर रहे, जबकि रियलिटी क्रम यही है। क्योंकि हमें पता है कि तांबे का प्रयोग भी पहले हुआ था, और तांबा और टीन को मिला के ही कांस्य किया गया था, तो बाद में हुआ, दोनों मिला के किया तो। लेकिन फिर भी यहाँ नहीं है ये सब। अब देखेंगे हम तीनों सभ्यताएं जो ताम्रपाषाणकालीन स्थल थे ना, वो कहाँ कहाँ थे। तो हड़प्पा पूर्व ताम्रकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ कहाँ थी। फिर हड़प्पा के समकालीन कौन कौन सी थी? ताम्र युगीन संस्कृतियाँ। फिर हड़प्पा उत्तरकालीन कौन कौन सी थी। तो आज मैंने नोट्स बनाए ना, वो यहाँ तक बनाए हैं, हड़प्पा उत्तर तक। देखो यहाँ नहीं बनाए, सोती संस्कृति बीकानेर में और जुकर जाकर संस्कृति सिंध पाकिस्तान में। ये हड़प्पा पूर्व ताम्रकालीन सभ्यता स्थल है, जो एक राजस्थान में है बीकानेर में, एक पाकिस्तान में। और हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी ना, ये थी आहड़ है, गिलूड़ है, गणेश्वर है, ओजियाना है, लासुरा है जो भीलवाड़ा में आई हुई है, पिंड बांडलिया है, यानी कि जितनी भी जो राजस्थान में है ना सभ्यता है, वो भी अभी मैप से समझाऊंगी मैं आपको। और उसके बाद है हड़प्पा उत्तर सभ्यता। ये हड़प्पा उत्तर है ना, ये मालवा है, कायता है, एरण है, और ये एक सलवदा है, और छोटी मोटी मालवा है। तो ये सब है ना, ये हड़प्पा उत्तरकालीन सभ्यता है। आज इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे, इसको भी डिटेल से सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। वीडियो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन आपको अथॉरिटी और शॉर्ट इंपॉर्टेंट नोट्स जो परीक्षा में आते हैं। तो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ थी ना, वो ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी, जबकि ये क्या थी? ग्रामीण थी। गोल्डन चाइल्ड ने क्या कहा था? व्हाट हैपेंड हिस्ट्री में बताया कि तांबे का प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग ग्रामीण संस्कृति द्वारा किया गया था। ग्रामीण लोगों ने तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सिंधु घाटी सभ्यता ने बाद में नगरीय सभ्यता द्वारा, यानी कि तांबे का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता ने बाद में किया था। ये किसने कहा है? गोल्डन चाइल्ड ने कहा था। स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा? स्टुअर्ट पिगट की पुस्तक थी प्री हिस्ट्री इंडिया। इसका मानव तांबे के साथ धातु का उपयोग करता था। तांबे के साथ मिला के धातु का उपयोग किसने किया था? मानव ने। जैसे कि तांबे के साथ मिलाया था टीन, फिर बनाया था कांसा। और यूपी का दोआब क्षेत्र मैंने बता दिया अभी आपको। ताम्र निधियाँ स्थल सबसे प्राचीन जो गुगेरिया में है, सबसे बड़ा स्थल था जहाँ ताम्र निधियाँ सर्वाधिक मिली थी, वो मालवा संस्कृति का क्षेत्र था।
अब हम राजस्थान की पढ़ेंगे। जोधपुरा संस्कृति पूर्वी राजस्थान में है ना। गणेश्वर काल 2800 में, गणेश्वर सभ्यता 2800 में। ये पहले तो कहाँ थी? सीकर में थी। वर्तमान में नीमका थाना नए जिले में आ गई है ये गणेश्वर सभ्यता, जो कातली नदी के किनारे है। और उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। रतन चंद्र अग्रवाल ने, आर सी अग्रवाल ने 1966 में किया। पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल है। बर्तन यहाँ का कैसे थे? काले व नीले रंगों की सजावट के थे। प्रश्न यह आया था कि गणेश्वर सभ्यता से कैसे 3-4 को मिलाना था, तो यहाँ चित्रित दूसर मर्दबाण लिखे हुए थे, जबकि चित्रित दूसर मर्दबाण गणेश्वर सभ्यता में नहीं था। ये फर्स्ट ग्रेड के 2022 में एग्जाम में प्रश्न आया था। तांबे की आयुध यानी कि युद्ध के उपकरण भी मिले थे कहाँ? गणेश्वर से। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। ये भी एनसीईआरटी पॉइंट है, ये भी एनसीईआरटी के पॉइंट है जो मैंने आपको लिखा है। गहरे रंग मर्दबाण भी मिले हैं। कपिस्वर्णी यानी काले और लाल मर्दबाण भी यहाँ मिले थे, लेकिन चित्रित दूसरे मर्दबाण यहाँ नहीं मिले थे। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। यहाँ मकान पत्थर के बनाए जाते थे, ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि ईंटों का प्रयोग होता था या नहीं होता था। इसमें कथन और कारक में भी प्रश्न आते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे आरएस हो, इनमें तो ऐसे कोई कथन कारक में था कि यहाँ जो मकान बनाने में पत्थरों का प्रयोग होता था, तो यहाँ पत्थरों का प्रयोग होता था, ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बांधों का निर्माण प्रमाण है यहाँ। तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्पष्ट से कि पत्थर जो बस्ती है ना, उसको बाढ़ से बचाने के लिए किस बांध का निर्माण किया हुआ था, या बांधों के प्रमाण कहाँ मिले थे? तो गणेश्वर सभ्यता से। जोधपुरा जयपुर की सांबी नदी के किनारे हैं। रतन चंद्र अग्रवाल, तो यहाँ भी आर.सी. अग्रवाल ने, यहाँ भी आर.सी. अग्रवाल, यानी गणेश्वर और जोधपुरा दोनों को आर.सी. अग्रवाल ने किया था। यह तो लोह युगीन स्थल भी है। जोधपुरा है ना, लोह युगीन स्थल है, लेकिन मर्दबाण के कारण इसको, या जोधपुरा है ना, ये दो आप क्षेत्र में आने के कारण ही हम इसको ताम्रयुगीन सभ्यता में शामिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ ताम्रयुगीन सभ्यताओं के जो उपकरण थे ना, वो यहाँ जोधपुरा में नहीं मिले थे। एक नोह में शायद या मलाह में नहीं मिले थे, भरतपुर में। यहाँ से गहरे रंग के पानी पीने के पात्र मिले थे, पानी पीते यानी मर्दबाण मिले थे जोधपुरा से। मकान की छतों पर टाइलों का भी प्रयोग यहाँ के प्रमाण हमें मिलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बनास संस्कृति या आहड़ संस्कृति। आहड़ सभ्यता जो सब है, जिसके अंदर 3 सभ्यता आती है, सभी एक दूसरे के पास में है। आहड़ उदयपुर में, गिलूड राजसमंद में, ओजियाना भीलवाड़ा में और बालाथल उदयपुर में। तो इसकी प्रमुख विशेषता जल्दी से हम देख सकते हैं नोट्स, क्योंकि ये जो राजस्थान की सभ्यता है ना, हमने कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार एग्जाम में पढ़ चुके हैं, तो इसको तो अब हम शायद ही भूल सकते हैं। लेकिन जो मालवा संस्कृति है उसको डिटेल से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, उसको याद भी करना पड़ेगा। तो आहड़ सभ्यता बेड़स नदी गोगुंदा से निकलकर भीलवाड़ा बिगोद में आती है। ये गोगुंदा से निकलती है बेड़स नदी, उदय सागर तक बेड़च, फिर आयड़ नदी कहलाती है। आगाटपुर धूलकोट भी इसको कहा जाता है, किसको? आहड़ सभ्यता को। प्राचीन नाम ताम्रवती है। एच.डी. सांकलिया ने ताम्रकाल की संज्ञा दी थी, इंपॉर्टेंट है। एच.डी. सांकलिया ने ताम्रकाल सभ्यता किसको कहा था? आहड़ को। उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में, रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954-56 में, एच.डी. सांकलिया ने 1961-62 में किया था। और पी.एल. चक्रवर्ती राजस्थान प्रशासन यानी शासन द्वारा स्थापित था। ये 4 नंबर के। तो ये ना, ये परीक्षा में प्रश्न इसका क्रम पूछा था कि किस ने आहड़ सभ्यता का उत्खनन या खोज में कार्य किया था। तो ये चारों दिए हुए थे, एक अलग शायद चंद्र नाम का कोई व्यक्ति दिया हुआ था, वो नहीं था। तो ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, तो इसको भी याद रखना। और इसके अंदर 15 चरण थे और 8 स्तर पे किया था। 8वें स्तर की इसके जो प्रमाण है ना, वो हमें शायद कहा था, या मालवा डैमाबाद नहीं ना, नवादापुर है ना, नवादा टोली, वहाँ से भी इसके प्रमाण मिलते हैं। वो भी मैं यहाँ पे आगे आपको सारे नोट्स में बताऊंगी, देख लेना। आपको आवास नींव है ना, पत्थरों की बनी होती है, यानी कि जो मजबूत नींव होती थी ना, दीवार, वो। और मकान धूप में सुखाई गई ईंटों से थी। यहाँ मकान पत्थरों के नहीं थे और पक्की ईंटों के नहीं, धूप में सुखा के पक्की ईंटों के इनके मकान बनाए जाते थे। सामूहिक चूल्हे भी मिले हैं और संयुक्त परिवार यानी सामूहिक परिवार के भी इसके प्रमाण यहाँ मिले हैं। भोजन के प्रमाण मिले हैं, सामूहिक भोजन के प्रमाण। और पानी घरों से निकालने हेतु शोषण पात्र कहते हैं उसे, या चक्रकूप। चक्रकूप यानी कि एक मटका उसके ऊपर, एक मटका उसके ऊपर, एक मटका उसके ऊपर, यहाँ से पानी जाएगा, ऐसे मटकों के द्वारा धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। शवों को कपड़ों सहित दफनाते थे और शव का शरीर है ना, वो उत्तर दिशा में रखा जाता था। उसका सर का जो दिशा होती थी वो उत्तर दिशा होती थी। यहाँ से जो मर्दबाण मिले वो काले व लाल मिले हैं ना। उत्तर हड़प्पा काल मर्दबाण संस्कृति भी कैसे कहते हैं इसे। और यहाँ बड़े गोरे और कोट अनाज रखने के पात्र भी मिले हैं, तो जिससे हम लगा सकते हैं कि यहाँ चाक का भी प्रयोग होता था। यहाँ अनाज ज़्यादा उत्पादन होता था, क्योंकि जब हम नवपाषाण काल में पढ़ा था तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हो चुका था।
लेकिन उत्पादन कम था। लेकिन अब उत्पादन है ना, ये ताम्रयुगीन सभ्यता या ताम्रयुगीन काल में उत्पादन अधिक होने लगा, और उसको सुरक्षित करने के लिए, किसको, अनाज को, तब कोटे का भी निर्माण होने लगा था। इनका भी बनाने लगे थे। मिट्टी के बर्तन भी ज़्यादातर बनाने लगे थे। चावल से परिचित थे ये काले व लाल मर्द बांडों को सफ़ेदा चढ़ाते थे। यहाँ सफ़ेदा रंग की जो कलर चढ़ाते, काले लाल तो होते ही थे, उस पर सफ़ेदा चढ़ाते थे आहड़वासी। मुद्राएं व मोहरें कैसी थी, तो 6 तांबे की मुद्राएं और मोहरें मिली हैं, 3 मोहरें मिली हैं और 6 तांबे यूनानी मोहरें मिली है, मुद्राएं मिली हैं। एक मुद्रा पर एक तरफ त्रिशूल लिए हुए, दूसरी तरफ अपोलो देवता। ये कहाँ मिली है, आहड़ सभ्यता से। तीर कसमस युक्त लेख युक्त मुद्रा भी मिली है। तीर भी था, तीर युक्त और लेख युक्त मुद्रा थी, ये यूनानी मुद्रा थी वो। 3 मोहरों पर वित्त वित्त विष पौलितशा आदि या ताति पे तोप शव अंकित, ये नाम अंकित है, यानी कि इस पर ये लेख अंकित है 3 मोहरों पे। अब है उद्योग धंधे। उद्योग धंधे पत्थरों की प्रचुरता के अनुमान को लगाया जाता है कि यहाँ पत्थरों के शस्त्र बनाने का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। तांबा गलाने की भट्टियाँ रही होगी। तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली थी, यहाँ रही नहीं थी भी, क्योंकि ताम्रवती नगरी थी इसलिए। इसके प्रमुख उद्योग तांबा गलाने और उसके उपकरण बनाना। तांबा गलाने और उसका उपयोग बनाना, तो यहाँ उद्योग धंधे तो अच्छी खासी होंगे, इसलिए तो वहाँ भट्टियाँ मिली हैं। टेराकोटा की वर्सल आकृतियाँ, जिन्हें बनासियन पुल कहा गया। वर्सल यानी बैल की आकृतियाँ मिली। टेराकोटा किसे कहते हैं, जो कपड़े की बनी होती है ना मूर्तियाँ या आकृतियाँ, उसको टेराकोटा कहते हैं, या लकड़ी की या वगैरह इसकी, तो वो वर्सल यानी बैल की आकृतियाँ मिली है, जिसे बनासियन पुल की संज्ञा दी गई है। ये भी आहड़ से मिला है। छपाई के ठप्पे मिले हैं। रंगाई छपाई का व्यवसाय भी रहा होगा, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं जो ठप्पे मिले ना इससे। बिना आते का जलपात्र। बिना आते का जलपात्र मैंने आपको पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल में भी कुछ बताया था। अभी आगे और आएगा जो जलपात्र हैं। तो ईरान और बलूचिस्तान से संपर्क में हो सकता है, या जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे जलपात्र वहाँ बलूचिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान वहीं थे, यहाँ नहीं थे। एक खंडित मूर्ति भी मिली है। यह सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पुरानी थी। लेपिस लाजुली भी यहाँ मिली थी। ये देख सकते हो, आहड़ में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, तो गणेश्वर में भी ईंटों का प्रयोग नहीं था, और आहड़ में भी पक्की ईंटों का नहीं था, धूप में सुखा के ईंटों का प्रयोग होता था। पत्थरों के नहीं मिले, यानी कि पत्थरों के भी प्रमाण नहीं मिले, ईंटों के भी नहीं मिले। SD सांकलिया के अनुसार सूक्ष्म पाषाण उपकरण आहड़ से पत्थर की कुल्हाड़ियाँ और फलकों का अभाव था। यहाँ सूक्ष्म पाषाणकार, यहाँ पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, जो पत्थर के पूरा पाषाण काल के जो उपकरण थे ना, वो यहाँ नहीं मिले थे। किसने कहा था, SD सांकलिया ने। गिलूट राजसमंद उत्खनन 1957-58 में BB लाल ने किया था, बनास नदी के किनारे, और पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। प्रस्तर उद्योग और एकमात्र स्थल मकानों का निर्माण। यहाँ से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले, एकमात्र स्थल है जहाँ मकानों बनाने की, यानी पक्की ईंटों के मकानों के साक्ष्य का निर्माण प्रथम बार यहाँ मिले, गिलूट में मिले। एकमात्र स्थल है जो आहड़ संस्कृति से संबंधित हैं वहाँ। बाकी उदयपुर में, सॉरी, आहड़ में नहीं मिले, गणेशवर में भी नहीं मिले पक्की ईंटों के साक्ष्य। बालाथल। VN मिश्र 1953 में काल में 3000 से 2500 काल तक इसका माना गया है। कृषि और पशुपालन आखिर तीनों के प्रमाण मिले हैं यहाँ। कृषि के मिले, पशुपालन के मिले, आखिर के मिले। तांबे के सिक्के और मुद्राएं भी यहाँ मिली थी। कहाँ, बालाथल में। दुर्ग नुमा भवन मिला है, 11 कमरों वाला एक भवन मिला है, जो बालाथल से मिला है। 4000 वर्ष पुराना कंकाल भी यहाँ मिला है बालाथल से। और जिसे कुष्ठ रोग का जो सबसे पुराना जो प्रमाण है ना, वो कहाँ से मिला है, बालाथल से मिला है, जो सबसे 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। योगी की मुद्रा में समाधान मिला है, इम्पोर्टेंट है। तो योगी की मुद्रा में ये आप याद रखना, क्योंकि इसको हम मोहनजोदड़ो से मान सकते हैं, आद्य शिव मूर्ति। तो यहाँ भी योगी की मुद्रा में एक समाधान मिला था। भीलवाड़ा ओजियाना, यह पहाड़ पर स्थित है, एकमात्र स्थल जो नदी के किनारे नहीं था। जहाँ जहाँ हमें कहीं कहीं लगता है कि भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे था ओजियाना, लेकिन यह पहाड़ पर स्थित है। ये सौरभ चौबे की बुक के अनुसार बताया गया। उत्खनन 1999 से 2000 में इसके विकास के 3 चरण थे। और गाय और बैल, यानी कि वर्सल की ओजियाना बुल कहते हैं, दोनों को मरण मूर्तियाँ मिली थी ना, गाय और बैलों की दोनों की मरण मूर्तियाँ मिली थी, उसे ओजियाना बुल कहते हैं। बनासियन पुल में किसको कहा गया, बनासियन पुल, जहाँ बैल की जो आकृतियाँ वगैरह मिली थी वो आहड़ सभ्यता थी। और यहाँ गाय और भैंस, गाय और बैल दोनों की मिली है, तो इसे ओजियाना बुल की संज्ञा दी गई। 2000 तक आबाद रहा, और पत्थर के मन के शंख, ताम्र की चूड़ियाँ और अन्य आभूषण मिले। ये तो हर जगह हमें मिले हैं। ये लासूरा भीलवाड़ा में है। 1998-99 में उत्खनन किया गया, और BR मीना ने किया। और इसके सहयोगी कौन कौन से, SC शरण, कंवर सिंह, BR, सब इन्होंने उत्खनन भी स्टार साथ में सपोर्ट दी थी, यानी कि किया था, सब मिलके किया था उत्खनन और खोज। 4 कालों का प्रकाश पड़ता है यहाँ। 4 कालों में ये विकसित थी। पूर्व में
एनबीपी, फिर एनबीपी, शुंग और कुषाण। पूर्व एनबीपी, एनबीपी और शुंग और कुषाण काल के, यानी कि 4 कालों का यहाँ प्रकाश पड़ता है। मानव व पशुओं की मन मूर्तियाँ, तो जहाँ बैल और गाय की पशु मन मूर्तियाँ मिली थी ओजियाना भीलवाड़ा से, जैसे ओजियाना बुल कहा गया, जबकि मानव और पशुओं की मन मूर्तियाँ मिली हैं उसे मन मूर्तियाँ मिली हैं वो कौन सा है, लासोरा भीलवाड़ा। और लोहे के चाकू, तांबे की चूड़ियाँ ये भी मिली हैं। मिट्टी की मोहर मिली है जिस पर ब्राह्मी लिपि से 4 अक्षर अंकित है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिला है, ये लासोरा भीलवाड़ा से मिली है मिट्टी की मोहर जिन पर ब्राह्मी लिपि से 4 अक्षर निर्मित है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बताया है। अन्य ताम्र युगीन सभ्यताएं कौन कौन सी है, पिंड पांडलिया, जिला चित्तौड़, जाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, बुड्ढा पुष्कर अजमेर, कोल माहौली सवाई माधोपुर, मल्लाह भरतपुर, चौथबाड़ी जयपुर। 1934 में आज़ादी से पूर्व, यानी कि आज़ादी से पूर्व पर्वतसर नागौर जो कुड़ाड़ा ताम्र युगीन सभ्यता विशाल सामग्री मिली थी। और इसके साथ साथ प्रणाली युक्त अर्ध्य पात्र, ये भी विशेष देन है इसकी। तो ये आज़ादी यानी स्वतंत्रता पूर्व खोजा गया था, ताम्र युगीन सभ्यता का स्थल था 1934 में पर्वतसर नागौर। जबकि जो कांस्य युगीन सभ्यता का जो खुद स्थल खोजा गया था आज़ादी से पूर्व था वो कौन सा था, आज़ादी के बाद का था वो कालीबंगा और रोपण थे, 2 थे। तो आज़ादी के बाद के वो थे, आज़ादी से पूर्व का था ये था, कौन था, पर्वतसर नागौर कुरड़ा, है ना। और यहाँ से जो प्रणाली युक्त और अर्धपात्र मिले थे ना, और ताम्र युगीन सभ्यता विशाल सामग्री भी मिली थी आज़ादी से पूर्व, यानी कि। फिर है मल्लाह और भरतपुर, ये ताम्र हारपून व तलवारें मिली थी। मल्लाह जो भरतपुर में है, तलवारें मिली थी। एक भरतपुर और आगे आएगा जो हमारे पश्चिम बंगाल में या बंगाल में मिलेगा, वो मैं बता दूंगी अभी पूरा डिटेल से। वो भरतपुर वहाँ से क्या मिला था, और अभी आपको सारे मैप से, फिर मालवा संस्कृति वो भी मैप से बताऊंगी, फिर उसकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी। वीडियो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए आज। नोहा भरतपुर जोधपुरा ताम्र सामग्री नहीं मिली है। देखो नोहा भरतपुर और जोधपुरा 2 स्थल ऐसे, यहाँ ताम्र सामग्री नहीं मिली है, लेकिन कपिस्वर्णी मर्दबाण मिले हैं ना, जिससे हम ताम्रवती का बोध कराते हैं। जो 2 आब क्षेत्र हमको पता है ताम्र युगीन सभ्यताओं का सबसे बड़ा स्थान या स्थल था जो मालवा क्षेत्र संस्कृति में आता था, इससे उसको हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ ताम्र उपकरण या ताम्र सामग्री एक भी कुछ भी नहीं मिला है। नोह भरतपुर और जोधपुरा जो जयपुर में है, शांभवी नदी के किनारे हैं। और कपिस्वर्णी मर्दबाण यहाँ जरूर मिले हैं, काले लाल मर्दबाण यानी। अभी मैं मालवा संस्कृति जो 1700 से 1200 तक रही, महेश्वरी, महेशवती, कायता, एरन, मनोती, नवादा टोली, नारंगी, नागदा और डगवाड़ा या सालवदा कहते हैं उसे, ये स्थल है। मैं अभी मैप से बताऊँ पूरा। जिस तरह हमने पूरा पाषाण काल नवपाषाण काल में जो संस्कृतियों का जो सभ्यता का क्रम देखा था, जो पश्चिम से लेकर दक्षिणी तक था, तो ये भी यहाँ तक भी थे जो ताम्र युगीन सभ्यता थी, जो राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी स्थान में ये थी। गणेश्वरी, जोधपुरा, बनास घाटी जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ये स्थल था, जो राजस्थान में था, ये ताम्र युगीन सभ्यता थी, ये संस्कृतियाँ। फिर मालवा संस्कृति थी, ये मध्य भारत में थी, है ना। तो यहाँ मालवा क्षेत्र है, जहाँ नवादा टोली, कायता, माहेश्वरी, एरन और नागदा थे वो यहाँ थे मध्य भारत में। फिर है जोरवे संस्कृति, इनाम गांव और दैमाबाद, ये 2 स्थल हैं। जोरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र क्षेत्र में आती है, भारत के क्षेत्र में। फिर हम पढ़ेंगे ताम्र युगीन कालीन संस्कृतियाँ, ये पूरा बिहार में चिराद, सेनुगार, सोनपुरा, तारामेढ़, ये बिहार में है। फिर हम देखेंगे बंगाल, पांडु, राजार दीदी और महिषद है ना, ये बंगाल में। फिर पश्चिम बंगाल में भरतपुर, देखो मैंने कहा था पश्चिम बंगाल स्थल एक और आएगा जहाँ हमें ताम्र युगीन सभ्यता स्थल मिलेगा, जो भरतपुर है। जिस तरह प्रतापगढ़ राजस्थान में है ना, उसी तरह प्रतापगढ़ एक आपको यूपी में भी मिलेगा, मिर्जापुर में। वो मैं पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया था, पूरा पाषाण काल अगर नहीं देखा हो तो देख लेना। ब्लैक एंड रेड डायमंड कहते हैं, ये भी भरतपुर है ना। और पहला जो काल था 2 फेज में था ये बंगाल में। प्रथम पीरियड में तो ब्लैक एंड रेड, और सेकंड में लोह युगीन से बनी हुई सामग्रियाँ थी, ये भी ताम्र युगीन सभ्यताओं की संस्कृतियों के अंतर्गत आता है। अभी 2 पेज के नोट्स रहे, अभी स्टार्ट शुरू करते हैं। जल्दी से जल्दी इनको नोट्स दे देती हूँ मैं आपको। मैप से समझाया हुआ है, आगे भी बताया हुआ है, और भी आगे कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताती जाऊंगी। तो ये मैंने स्थल बता दिए, अभी आपको मैप से भी बता दिए। समस्त ताम्र पाषाणकालीन मर्द बांडों में सर्वश्रेष्ठ है मालवा संस्कृति, है ना। हल्के लाल गुलाबी रंग थे और जिन पर काले रंग का अंकन किया हुआ था। जब मैंने आहड़ पढ़ा था ना, आपको बताया था कि वहाँ लाल काले मर्द बांड थे और सफ़ेदा चढ़ाया हुआ था, यानी सफ़ेद रंग का जो अलंकरण किया हुआ था। तो यहाँ लाल गुलाबी रंग का है और इस पर काले रंग की जो अलंकरण है, इसको आप मिला के पढ़ेंगे ना, याद रह जाएगा। मालवा संस्कृति में सर्वप्रथम नवादा टोली से, जबकि जोरवे संस्कृति में टोटेदार बर्तन भीम मालवा से भी थे। यानी कि जो मालवा संस्कृति है ना, जहाँ नवादा टोली, यहाँ से जोरवे संस्कृति के टोटीदार बर्तन मिले हैं। लेकिन जो ज़्यादातर टोटीदार बर्तन मिले हैं ना, वो जोरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र में वहाँ मिले थे। आगे आप जोरवे संस्कृति हम पढ़ेंगे ना नेक्स्ट पार्ट में। नवादा टोली मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पे है ना। ये तट कई बार पूछा जाता है। जिस तरह हमने नेक्स्ट एग्जाम में आपने देखा था असिस्टेंट प्रोफेसर में
कि कालीबंगा से जुते हुए खेत किस दिशा में मिले थे, तो वो दक्षिण पूर्व में मिले थे ना, तो वो दिशा पूछ ली जाती है। क्या पता आपकी बात नवादा टोली का पूछ लें। तो हड़प्पा उत्तरकालीन संस्कृति थी, ये मैंने बता दिया। हड़प्पा उत्तरकालीन कौन कौन सी हैं। उत्खनन एस डी सांकलिया ने जहाँ आहड़ संस्कृति को भी कहा था, उसे ताम्रकाल की संज्ञा दी थी आहड़ सभ्यता को, उसी तरह एस डी सांकलिया यहाँ भी आ गए। सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाणकालीन स्थल यही था। मालवा संस्कृति का सबसे बड़ा सर्वप्रथम खोजा गया स्थल नवादा टोली। यहाँ से सभी प्रकार के अनाज मिले हैं। यहाँ कहीं भी चित्रित मृदभांडों में सर्वाधिक अलंकृत मृदभांड नवादा टोली से ही मिले। तो चित्रित मृदभांड हमको राजस्थान की सभ्यताओं में शायद आहड़ पड़ा, हमने गणेश्वर पढ़ा, हमने बालातल पढ़ा, वहाँ कहीं नहीं मिला। सब जगह का लाल काले या गैरिक मृदभांड मिले थे। लेकिन चित्रित दुर्सर भांड है ना, वो यहाँ मिले थे। कहाँ मिले थे? नवादा टोली, जो मालवा संस्कृति के नाम मालवा ताम्र युगीन सभ्यता संस्कृति का स्थल है ना। इसके दूसरे चरण में अंत में भीषण अग्निकांड के साक्ष्य मिले थे। यानी ये चार चरणों में थी, लेकिन मैं चरण अभी आपको नेक्स्ट में अभी मैं मैप से भी समझाऊंगी, देख लेना, आप वीडियो को स्किप न करना। तो दूसरा चरण था ना, वहाँ भीषण अग्नि के साक्ष्य थे। बर्तनों पर 4 मंदिरों के साक्ष्य मिले, कई बार इंपॉर्टेंट परीक्षा में आया हुआ है। चित्रित दुर्सर मृदभांड, बर्तनों पे 4 मंदिरों के साक्ष्य, और बिना हाथे वाला जार भी बता दिया मैंने साक्ष्य, और आद्य रुद्र की खड़ी अवस्था। जब भी आद्य जो शिव की प्रतिमा वो बालातल से भी मिली थी। मैंने कहा कि योगी समाधान मिले हैं योगी की मुद्रा में ना, एक योगी के समाधान भी मिले हैं, वो मैंने बताया था आपको। बाला लिए मानव, ये जो पात्र थे ना, टोटीदार पात्र, जो हमें पता है, मैंने कहा जो जोरवे संस्कृति में सर्वाधिक मिले हैं। और आहड़ सभ्यता से भी हमें पात्र मिले हैं टोटीदार, वहाँ मिले हैं बिना हाथे वाला जार, लेकिन थे यही जार, जो मैंने जार आपको नेक्स्ट पार्ट में भी बताया था। और कैसे होते हैं, तो ये जार ऐसे थे, आप देख सकते हो। देखो, ये बिना हाथे वाला जार था ना, ये आहड़ सभ्यता से मिला था। ये भी ईरान और बलूचिस्तान से हमें प्रमाण मिलते हैं कि विदेशों से इनके संपर्क रहे होंगे। अब हाथे वाला जार है ना, सॉरी, ये जो है ना टोटीदार जार है ना, ये कहाँ मिला है? ये मिला हमने नवादा टोली से। जो टोटीदार है, इसके अंदर भी चित्रकारी की हुई है, और इसके बाहर यहाँ भी चित्रकारी की हुई है। ये जो है ना, ये पात्र, इसके बाहर भी चित्रकारी की हुई है, यानी कि यहाँ अंदर चित्र बनाया हुआ है। एक जो भाला लिए हुए मानव आकृति है, और यहाँ से लहरदार मानव है, लहरदार बाल वाला जो मानव आकृति, यहाँ चित्र बनाया हुआ है। ये मिला हमें नवादा टोली से। और बिना हाथे वाला कहाँ मिला? आहड़ से। और चित्रकारी और ये हाथे वाला जार मिला है, ये कहाँ मिला है हमें? टोटीदार जार, ये कहाँ मिला है? सॉरी, नवादा टोली से। अब हाथे वाला जार है ना, ये हमें जोरवे संस्कृति से मिलेगा, वो नेक्स्ट पार्ट में होगा। अभी जोरवे संस्कृति अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि वो महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है। ये मालवा संस्कृति है, जिसके अंदर टोटीदार जार है और बाहर चित्रकारी की हुई है। क्योंकि नवादा टोली से हमने पढ़ा है कि चित्रित मृदभांड मिले हैं, जिस पर चित्रकारी की हुई है, और गुलाबी और लाल रंग है, और उस पर काले रंग की चित्रकारी है। जिस तरह आहड़ सभ्यता में हमें लाल और काले मिले थे, और वहाँ काले रंग की सफ़ेद रंग की चित्रकारी की हुई थी। आप ना कन्फ्यूजन मत होना, एक दूसरे को कंपेयर करके पढ़ोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो भाला लिए मानव की आकृति, मैंने कहा जार के अंदर थी। टोटीदार पात्र के ऊपर कौन सी थी? लहराते हुए बालों की पुरुष आकृति कहाँ थी? उस टोटीदार जो पात्र था ना, उसके ऊपर थी। तो ये कहाँ थी? ये नवादा टोली में थी, मालवा संस्कृति से संबंधित है। और बिना हाथे वाला जार था, वो आहड़ संस्कृति से थे। और हत्थे वाला जो जार आएगा, वो आएगा जोरवे संस्कृति में, वो नेक्स्ट आगे हमारा पार्ट आएगा। और स्त्री के साथ छिपकली, जो बाद में दुर्गा के संबंधित हो गई, और जोरवे संस्कृति को से प्राप्त हुई थी सर्वाधिक। जो टोटीदार पात्र है ना, ये जोरवे संस्कृति की से ज़्यादातर प्राप्त हुए थे। आद्य शिव मोहनजोदड़ो से इसकी तुलना की जाती है, जो हमें ये लहराते हुए या बावाला लिए हुए जो मानव की आकृतियाँ मिली ना, वहाँ उससे। मंदिर से बना हुआ कछुआ, मंदिर में बना कछुआ जो विष्णु के कच्छाप अवतार का प्रतीक था, ये भी प्रमाण मिले थे। कछुए के आकार के ताबीज़ भी मिले हैं। जबकि तांबीज मिले थे ना, वो हमें बुरुज होम और गुफर काल से भी वहाँ मिले थे, नवपाषाण काल में भी मिले थे। अग्निवेदिकाओं के प्रमाण भी मिले। अग्निवेदिकाओं को जो हमें कांस्य युगीन सभ्यता है कालीबंगा से मिली है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से, इसको अभी प्रमाण लगा सकते हैं। ये ताबीज़ भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलेंगे आगे, क्योंकि अब ताम्रपाषाण काल हम पहले पढ़ रहे हैं। और आद्य शिव की मूर्ति जो हमें मिलेगी पशुपतिनाथ की शिव की मूर्ति को मोहनजोदड़ो से, तो ये भी इससे प्रमाण लगा सकते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिरों के प्रमाण कहीं नहीं मिले हैं। जो हमें 4 मंदिरों की चित्रकारी यहाँ नवादा टोली से मिली है, वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिली है। जबकि नवपाषाण काल या पूरा पाषाण काल में हमें हड्डी की मात्र देवी की मूर्ति मिली थी, वो कहाँ मिली थी? अगर मेरा वीडियो देखा हो तो वहाँ आप कमेंट कर सकते हो। मैंने बताया हुआ है कि हड्डी की मात्र देवी की मूर्ति कहाँ मिली थी। इससे अपने ज़रूरत के बर्तन भी खुद बनाते थे ये नवादा टोली वाले या मालवा संस्कृति वाले। ज्यामिति वाले लघु पाषाण उपकरण के प्रत्येक घर से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से छेलडनी, छेल से डनी, छेलखड़ी, शीशा, लाजवर्त, शंख आदि से
मन के मिले हैं। यहाँ से 23,000 शुभ पाषाण औजार, सूक्ष्म पाषाण औजार, सूक्ष्म पाषाण ये औजार भी मिले थे जो चेल्सीडनी से निर्मित थे। सामूहिक मानव नृत्य के आवास प्रमाण मिले हैं। मालवा संस्कृति जो संस्कृति है ना, ये कहाँ से है हमारे मालवा संस्कृति जो नवादा टोली से सामूहिक मानव नृत्य के आवास मिले हैं और तकली के प्रमाण मिले हैं। नवादा टोली का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया था। पूना के प्रोफेसर थे दक्कन कॉलेज में नेतृत्व में। ये पूना के जो नवादा टोली के एच.डी. सांकलिया थे ना, ये पूना के प्रोफेसर थे और दक्कन कॉलेज के नेतृत्व में किया था ये नवादा टोली का। मालवा संस्कृति विस्तृत जानकारी नवादा टोली माहेश्वर से मिली है। सबसे बड़ी निधि गुनेरिया एमपी से मिली है। और 4 प्रस्तरों में मैंने बता दिया था। दूसरे स्तर में अग्निकांड के साक्ष्य मिले हैं। बाकी सब में रहन सहन खान पान उपकरण सभी जगह मिले थे। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी कायथा। ये उज्जैन काली सिंधु या काली नदी के किनारे हैं। खोजकर्ता 1964 में हड़प्पा उत्तर सभ्यता थी भी। ये हड़प्पा उत्तर मैंने आपको पहले बता दिया। ये ग्रामीण संस्कृति कृषि आधारित थी। ये जो थी ना ताम्रयुगीन सभ्यता सब ग्रामीण संस्कृति ही थी। मानव मकान थे वो आयताकार थे, अंडाकार थे। एक घर में 40,000 मन के मिले जो तांबे के थे और 29 कंगन। जहाँ हम मातृ देवी की या एक नग्न स्त्री की जो मूर्ति मिलेगी ना हमें मोहनजोदड़ो से, उसके हाथ के अंदर है ना 28 चूड़ियाँ, एक हाथ में 4 और एक हाथ में 24 चूड़ियाँ हैं। तो इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता से भी जोड़ सकते हैं। तो 29 कंगन, 2 विशेष प्रकार की कुल्हेड़ियाँ मिली थी। विशेष प्रकार की ताम्र की कुल्हाड़ियाँ मिली थी, वो भी हमें कायता से मिली थी। घोड़े की हड्डियाँ, कंगा पात्र, हार और आगेट का बना हुआ हार थे ना, मन के आगेट अमूल्य धातु होती थी, उसका बना हुआ हार भी मिला था कायता से। घोड़े की हड्डियाँ मिली थी और घोड़े के प्रमाण हमें सर्वप्रथम सूतकांगेडोर से मिले हैं और कंगा पात्र। यह मालवा संस्कृति का प्राचीनतम ताम्रपाषाण कालीन स्थल था। तो सबसे बड़ा स्थल था जो मालवा संस्कृति का वो था नवादा टोली, और सबसे प्राचीन स्थल था वो था मालवा संस्कृति वो था कायथा। यहाँ से कृषि यंत्र बड़ी मात्रा में मिले थे। कहाँ से मिले थे? कायथा से कृषि यंत्र। आहड़ संस्कृति अंतिम चरण का देखो, मैंने कहा था आहड़ संस्कृति का अंतिम चरण कायता के अग्निकांड के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले थे? ये कायता से मिले थे। जो अग्निकांड से आहड़ सभ्यता अंत हो गया था या उसके साक्ष्य मिले थे वो कायता से भी हमें मिले थे। घोड़े की हड्डियाँ कायता से मिली है। घोड़े के साक्ष्य हमें सूतकांगेडर से मिले हैं और ऊँट के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं। ये भी परीक्षा में अब की बार अभी भी आया था शायद राजस्थान जीके में। और कायता को साहित्य का कपितक कहते हैं। कायता को साहित्य का कपितक इसलिए कहते हैं, इसको ताम्रयुगीन सभ्यता से जोड़कर ना पढ़े क्योंकि यहाँ वराहमीर की जन्मस्थली भूमि है ना, इसलिए हम कहते हैं कि ये वराहमीर की जन्मभूमि थी, इसलिए इसको साहित्य का कपितक भी कहा जाता है। अभी ये लास्ट पेज, आधा पेज ही है बस। ताप्ती और गोदावरी के मध्य 3000 वर्ष में इसकी शुरुआत हुई थी। सालवदा को कोयते कहा जाता है। चना और मूंग बाजरे की कई प्रजातियों के अवशेष मिले हैं कोयते से। चना, मूंग और बाजरे की कई प्रजातियां मिली हैं। कहाँ से? सलवदा। ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता का जो स्थल है मालवा संस्कृति के अंदर आता है। दायमाबाद से भी सलवदा के प्रमाण मिले हैं। और ये है एक एरन है, एक और स्थल रह गया जो इंपॉर्टेंट परीक्षा में आने होगी। बस लास्ट इतना ही रहा है। बिना नदी के किनारे था। यहाँ पर घोड़े नाल की आकृति और प्राचीन घोड़े नाल की आकृति कैसी होती है? समान है। घोड़े की नाल की आकृति के समान मैंने बता दिया अभी आपको। नहीं वापस अगर वीडियो बंद हुआ तो मुझे पता नहीं पड़ा। और ये ऐसी होती है आकृति घोड़े की नाल की। उससे प्राचीर युक्त ये एरन था। और यहाँ पर घोड़े की नाल प्राचीर दुर्ग जो मिट्टी की दीवार से बना हुआ था, यानी कि प्राचीर है ना वो मिट्टी की बनी हुई थी। तो ये भी हम सिंधु घाटी सभ्यता से बना सकते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के 7 स्थल थे। 7 स्थलों के प्राचीर यानी कि मिट्टी की दीवारों से यानी प्राचीर से युक्त थे सभी दुर्ग। कई पक्की थे, कई कच्ची थे, लेकिन दीवार जरूर थी। तो ये इसको भी सिंधु घाटी सभ्यता से हम जोड़ सकते हैं। ये भी सैंधव के 7 महानगरों से ताम्रयुगीन सभ्यता ताम्रपाषाण दुर्ग के समान ही दिखते हैं क्योंकि ये घोड़े की नाल की आकृति के प्राचीर युक्त दुर्ग के प्रमाण मिले हैं। मालवा तथा मध्य भारत की कायथा उज्जैन में और एरन सागर में, ये सारी बस्तियां हैं ना, ये ताम्रपाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्तियां हैं जो कि किलेबंद है। किलेबंद बस्तियां कौन कौन सी ये भी बता दिया मैंने। कालीबंगा वाली जो सिंधु घाटी सभ्यता की सब किलेबंदी थी। और यहाँ ताम्रपाषाण कालीन स्थल का एकमात्र स्थल है एरन जो किलेबंद है बस्तियां से हमें मिला है। हाँ, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहाँ मिलेंगे जोरवे संस्कृति बनाएंगे, जहाँ पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता सोती और झुकर जाकर संस्कृति के कुछ पॉइंट रह के हैं, कुछ पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के स्थल है वो सारा करके पूरा का पूरा एक टॉपिक हमारी यूनिट पूरी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।